Hello everyone and welcome to this video. In this video, I will give an overview of foreign policy of China. In the previous video, I have already discussed the objectives of Chinese foreign policy. Now when we talk about Chinese foreign policy, तो जो शब्द सामने आते हैं चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी के नेचर को डिफाइन करते हुए वो मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स हैं ड्रैगनिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट, डोमिनेटिंग। और अगर हम यूएसए के टर्म्स में बात करें, यूएसए जो चाइना के फॉरेन पॉलिसी को कहता है, जो बराक ओबामा ने जो पहली बार यूज़ किया था वो था रिविजनिस्ट। नाउ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ड्रैगनिस्ट? ड्रैगन को हम हिंदी में कह सकते हैं अजगर। अजगर का जो नेचर होता है वो क्या है, अपने फूड को वो सॉलो कर लेता है, निगल लेता है। इन द सेम वे चाइनीज़ पॉलिसी भी जो है, चाइना का जो नेचर है वो क्या है, सॉलो करने वाला, निगलने वाला। चाइनीज़ ड्रैगन जो शब्द है इस चीज़ को पॉपुलराइज किया था नेपोलियन ने। ड्रैगन जो है इट इज़ इन्वॉल्व इन मेनी चाइनीज़ माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑल्सो। वो इसको बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं। अब उनके बहुत ज़्यादा सारे फेस्टिवल्स में जो है हमको ड्रैगन का रिजेम्बलेंस मिलता है। और उस जो ड्रैगन का जो नेचर होता है वो ये है, एज पर चाइनीज़, दैट इट बर्न्स अप एनीवन हु कम्स इन हिज और हर वे एंड इज़ सुपीरियर बाय इट्स कैरेक्टर। तो जो ड्रैगन की जो सुपीरियरिटी है जो उसके कैरेक्टर की, वो चीज़ वो जो है चाइना का जो नेचर है वो उस चीज़ को अपने में अडेप्ट करता है। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशनिस्ट। चाइनीज़ पॉलिसी जो है वो हमेशा एक्सपेंशन में बिलीव करता है। और वो एक्सपेंशन ऐसा नहीं कि अचानक से एक्सपेंशन कर दिया, अचानक से अपना विस्तार कर दिया अपने टेरिटरी का, बल्कि वो क्या करता है, स्लोली एंड स्टेडली। उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है सलामी स्लाइसिंग। धीरे धीरे करके वो अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड करते रहता है। जैसे कि हम देखें कि अगर इंडिया के टर्म्स में अगर हम उसको देखें तो बहुत बार जो है चाइना मैप इस तरह के जारी करेगा जिसमें बहुत सारे इंडियन टेरिटरीज़ को वो अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। साउथ चाइना सी को वो अपना सी जो है क्लेम करता है। तो वो क्या है, हमेशा ही अपने टेरिटरी का विस्तार करने में वो बिलीव करता है। चाइना का फेमस डिजिट एंड पाम थियरी है जिसमें वो अपने आप को जो है पाम बताता है और उसके वेरियस डिजिट्स हैं, जैसे कश्मीर है, भूटान है, नेपाल है, अरुणाचल है, ये सारे जो है उसके डिजिट्स हैं। और उसके बाद है डोमिनेटिंग। चाइना का जो राइज रहा है 1949 से लेकर के अभी तक, जिस तरीके से उसका राइज हुआ है वो पीसफुल राइज नहीं है बल्कि वो डोमिनेटिंग है। वो हमेशा अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता रहा है कि विश्व के ऊपर उसका प्रभुत्व हो। तो ये जो शब्द हैं ये चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी के नेचर को डिफाइन करते हैं। नाउ टू एडजस्ट टू द चेंजिंग इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कंडीशंस, चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी हैज़ बिकम मोर एक्टिव, प्रैग्मेटिक एंड फ्लेक्सिबल। चाइनीज़ पॉलिसी जो है वो जिस तरह से डोमेस्टिक कंडीशंस में बदलाव आया है, इंटरनेशनल कंडीशंस में बदलाव आया है समय के साथ, समय के हिसाब से चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी भी अपनी पॉलिसी को एक्टिव, प्रैग्मेटिक और फ्लेक्सिबल बनाती रही है। नाउ चाइना का जो रिविजनिस्ट पॉलिसी है, जो बराक ओबामा ने जो ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि वो हर चीज़ का रिवीजन करता है, वो फिर से उसको देखना चाहता है, पूरे विश्व की व्यवस्था का वो रिवीजन चाहता है। ऐसा चाइना क्यों करता है? नाउ चाइना जो है एक पूरा जो सेंचुरी है, पूरा एक 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन उसने फेस किया है फ्रॉम 1839 टू 49। और ये 1839 से 1949 तक का जो सेंचुरी है इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के रूप में जो है वो चाइना डिफाइन करता है। इस सेंचुरी में पहला ओपियम वॉर हुआ 1839 में यूके के साथ, जिसमें कि चाइना हार गया। फिर सेकेंड ओपियम वॉर हुआ 1856 में, जिसमें कि यूके और फ्रांस के साथ वापस से चाइना युद्ध हार गया। देन चाइनीज़ और फ्रेंच वॉर हुआ 1884 में, जिसमें कि चाइना हारा। देन चाइनीज़ जापानीज़ वॉर हुआ 1894 में।
फिर उसके बाद सेकेंड चाइनीज़ जापानीज़ वॉर हुआ 1937 में। तो रशिया, फ्रांस, यूके, जापान, ये सारी कंट्रीज़ ने चाइना को जो है वो समय समय पे उसको ह्यूमिलिएट किया है। और ये जो ह्यूमिलिएशन है थ्रू वेस्टर्न पावर्स, इसको जो है चाइना 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन कहता है। और इसमें जितना चाइना ने जो जो भी उसको ह्यूमिलिएशन हुआ है, जो भी उसने घाव जो उसको मिले हैं, वो उस चीज़ की भरपाई करता है। और इसलिए उस जो पूरी आज की जो विश्व की व्यवस्था है, चाइना उसको क्वेश्चन करता है। आज के विश्व की व्यवस्था का मतलब है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो विश्व की व्यवस्था है, चाइना उसको क्वेश्चन करता है। चाइना कहता है कि ये व्यवस्था सही नहीं है क्योंकि इसमें सबकी इक्वालिटी नहीं है, और वो अपने हिसाब से जो है इसमें इक्वालिटी ले करके आना चाहता है, जिसका कि वो कंप्लीट रिवीजन चाहता है जिसके लिए। सो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीसीपी, जो कि वहाँ की एक सिंगल पार्टी है, वो ये सेंटिमेंट्स जो है दे ड्रॉ ऑन सच सेंटिमेंट्स फॉर इट्स फाउंडिंग इन 1921 and it's continue to nurture this narrative as a central organizing principle even today. तो चाइना का जो पूरा रिवॉल्यूशन हुआ, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो 1949 में बना, इसके पीछे का जो पूरा मोटिवेशन है, पूरा जो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन का जो मोटिवेशन है, वो क्या है कि इस जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमिलिएशन जो चाइना ने फेस किया है, इस चीज़ से जो है उनको जो है बाहर निकलना है। और यही उनके लिए, यही जो पूरा नैरेटिव है, ये उनके लिए क्या करता है, एक फोर्स का काम करता है, एक उनके लिए एक मोटिवेटिंग फोर्स है कि प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें हमको बदलाव चाहिए। और वो बदलाव कैसे करेंगे, वो अपने राइट्स के थ्रू करेंगे, अपने जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करेंगे। वो चाइना के जो ओवरऑल जो स्टेटस है विश्व के सामने, वो उसको जो है वो बढ़ाएंगे। Now, since the late 20th century, China has been transforming itself from an isolated and backward agrarian society into a modern economic superpower with global interest and responsibilities. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक चाइना क्या था, एक आइसोलेटेड और बैकवर्ड एग्रेरियन सोसाइटी था। उस समय से लेकर 1949 से लेकर के अभी 2020 तक चाइना ने अपने आप को एक आइसोलेटेड और बैकवर्ड एग्रेरियन सोसाइटी से मॉडर्न इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। और उसमें वो क्या कहता है कि जो उसका इंटरेस्ट है वो क्या है, ग्लोबल इंटरेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, ये वो कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू चाइना अपने स्टेटस में बदलाव कर रहा है। वो विश्व के सामने उसने अपनी एक अलग इमेज प्रेजेंट की है, और वो इमेज को वो क्या बताता है कि ये जो चाइना की राइज़ है, ये पीसफुल राइज़ है, जिसमें कि वो ग्लोबल इंटरेस्ट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो शोल्डर करने के वो कैपेबिलिटी रखता है। चाइना व्यू इट्स राइज एज लीडिंग टू restoration of natural order of international relations, with China as world's largest economy and center of global power. Now, ये जो चाइना का जो स्टेटस में जो बदलाव आया है फ्रॉम एन एग्रेरियन सोसाइटी टू द इकोनॉमिक सुपर पावर, ये क्या है, ये रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल ऑर्डर है। मतलब चाइना का जो राइज है वो नेचुरल है, वो ऐसा कुछ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड क्या है, जो वेस्टर्न पावर्स का जो राइस था वो मैन्युफैक्चर्ड था, वो आर्टिफिशियल था। चाइना का राइस जो है वो नेचुरल है, और वो जो नेचुरल ऑर्डर जो कि वेस्टर्न पावर्स ने जिसको ख़त्म कर दिया था, चाइना का राइस क्या कर रहा है, उसका रिस्टोरेशन कर रहा है, उसको वापस से जो है वो लेकर के आ रहा है, जिसमें कि चाइना इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर। लेकिन ये जो चाइना का रैपिड राइज है, ये जो है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंटरनेशनल ऑर्डर जो है उसके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे वर्ल्ड के सामने जो है चाइना का राइज एक चैलेंज के रूप में जो है देखा जा सकता है। इनफैक्ट चाइना का जो अपना नैरेटिव है राइज का और उसकी जो हिस्टोरिक आइडेंटिटी जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। क्योंकि 1955 में बैंटिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहाँ पे कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नींव रखा गया था। चाइना उस टाइम में एक न्यू कमर था,
वर्ल्ड के सामने। और उसने जो है अपना एक डिक्लेरेशन प्रपोज किया। बैंडिंग कॉन्फ्रेंस जो है वो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें कि डीकोलोनाइजेशन वगैरह कई सारे वहाँ पे मुद्दे थे। उसमें चाइना ने जो डिक्लेरेशन जो प्रपोज किया वो क्या था, प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन। वो वर्ल्ड पीस और कॉपरेशन की बात करता है। इसमें जो है वो 10 प्रिंसिपल्स उसने जो है वहाँ पे रखे थे, जो कि दे रिवॉल्व अराउंड नेशनल इंडिपेंडेंस एंड यूनिटी एंड कॉपरेशन इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। उस समय जो है डीकोलोनाइजेशन का एक दौर चल रहा था, बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ कॉलोनीज थे। तो वहाँ पे जो है नेहरू जी की काफ़ी अच्छी लीडरशिप थी। वहाँ पे जब चाइना ने अपना ये डिक्लेरेशन जो है सामने रखा, तो नेहरू के जो 5 प्रिंसिपल्स, जो उनके पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स थे, उसको भी उसने इंक्लूड किया चाइना ने, जिसमें कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफियरेंस, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये सब की बात की गई। और उसके अलावा जो है नेशनल इंडिपेंडेंस की बात किया गया और यूनिटी एंड कॉपरेशन की बात किया गया कि सभी जो है एक दूसरे के साथ जो है वो यूनिटी के साथ रहेंगे, कॉपरेशन के साथ रहेंगे, जिससे कि जो है वर्ल्ड में पीस को प्रमोट किया जा सके। ये प्रिंसिपल्स और चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, ड्रैगनिस्ट पॉलिसी है, रिविजनिस्ट पॉलिसी है, ये दोनों एक दूसरे के जो है कॉन्ट्रास्ट हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो चाइना का जो अपना नैरेटिव है राइज का, वो भी जो है उसके प्रिंसिपल्स के साथ जो है वो कॉन्ट्रास्ट करता है, अपोज करता है उसके प्रिंसिपल्स को ना। अगर हम चाइना की पॉलिसी के बारे में बात करें या चाइना के बारे में बात करें और माओ जेडोंग का अगर नाम ना आए तो वो पूरी कहानी जो है वो अधूरी है। माओ जेडोंग इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडिंग फादर ऑफ चाइना। और माओ के रूल में चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी ऑर्गेनाइज्ड लार्जली अराउंड आइडियोलॉजी। पूरा जो चाइनीज़ रिवॉल्यूशन हुआ वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड रिवॉल्यूशन था। और माओ का जो प्रेफरेंस था वो क्या था, उनका आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंस था। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो पूरा पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर जो था, उसमें हम देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर दो जो है गुट बंध गए थे। तो ये दो गुटों के बीच में भी क्या था, आइडियोलॉजिकल वॉर था। तो वो जो पूरा दौर था वो आइडियोलॉजी का एक दौर था। सो दिस ओरिएंटेशन कॉस्ट बीजिंग एट फर्स्ट टू प्रिविलेज इट्स रिलेशन विथ मॉस्को। तो वो अपने आप जो है यूएसएसआर के साथ उसका रिलेशन जो है एक आइडियोलॉजिकल सेंस में अगर हम देखें तो उसको जो है यूएसएसआर के गुट में जाना था, यूएसएसआर को सपोर्ट करना था, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना था। जिसकी वजह से कि जब 1950 में जब कोरियन क्राइसिस हुआ, जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो एक युद्ध की जो स्थिति बनी, जिसमें कि साउथ कोरिया वो सपोर्टेड बाय यूएसए, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर और चाइना के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया। तो वो भी जो डिसीजन था, वो डिसीजन किस चीज़ पे बेस्ड था, आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। जबकि उस समय चाइना की जो इंटरनल कंडीशन जो थी वो उस लायक थी नहीं कि वो किसी वॉर का पार्ट बन सकता था। इट्स इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड, देयर वॉज हाई इन्फ्लेशन, देयर वॉज लैक ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। बट इसके बावजूद भी क्योंकि जो माओ का जो प्रेफरेंस था, वो आइडियोलॉजी जो है वो उसका मोस्ट प्रीफर्ड ऑप्शन था, तो चाइना डिसाइडेड टू एंटर इनटू कोरियन वॉर। बट जो चाइना की जो इंटरनल कंडीशन थी उसमें भी हम बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव देखते हैं, और एक डोमेस्टिक डिससेटिस्फैक्शन चाइना के अंदर में जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो है जो चाइना का रिलेशन मॉस्को के साथ था, इट ऑल्सो गॉट स्क्रैम्बल्ड। और जो पीरियड ऑफ दितांत जो शुरू हुआ कोल्ड वॉर, जब मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने दितांत का फेज़ भी एक्सप्लेन किया था। उसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट निक्सन जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ही विजिटेड चाइना इन 1972। और उस दितांत में जो है हम देखते हैं कि चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी जो है वो मॉस्को का जो एक तरीके से ब्लाइंड सपोर्ट जो कर रहा था, वहाँ पे उसकी पॉलिसी में हमको न्यूट्रलिटी देखने को मिलती है। और वो जो है यूएसए के साथ जो अभी तक उसका एक कोल्ड फेस जो चल रहा था, वहाँ पे एक हिस्टोरिक इवेंट कह सकते हैं वो यूएसए और चाइना के रिलेशन को लेकर के, कि
कोई जो है यूएसए का प्रेसिडेंट जो है वो चाइना में विजिट करता है, वहाँ के सारे लीडर से मिलता है। तो एक जो है चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी में हमको एक मेजर चेंज जो है उस समय हम देखने को मिलता है 1972 में ना। उसके बाद जो है टाइम आता है डेंग जियाओपिंग का। डेंग जियाओपिंग एज्यूम्ड पावर इन 1978 और वहाँ से चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी का जो ओरिएंटेशन रहा था आइडियोलॉजी पे, उस आइडियोलॉजी से जो है उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज होता है एंड इट गॉट रीओरिएंटेड टूवर्ड सपोर्टिंग डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसा कि हमने कहा कि कोरियन क्राइसिस में जो चाइना एंटर करता है तो उस समय उसका इंटरनल कंडीशन ऐसा नहीं होता है कि वो किसी वॉर का पार्ट बने, क्योंकि उसकी जो डोमेस्टिक जो कंडीशन रहती है इट वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। सो डेंग जियाओपिंग का पूरा जो फोकस रहता है वो क्या रहता है, डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ पे। उन्होंने जो है सब उनकी जो प्रायोरिटी है वो कम्प्लीटली इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सो डेंग बिलीव चाइना नीडेड टू कंसंट्रेट इट्स एनर्जीज ऑन इट्स ओन डेवलपमेंट एंड डूइंग सो रिक्वायर्ड अवॉइडिंग अननेसेसरी फॉरेन इंटेंगलमेंट्स ना। यहाँ पे अननेसेसरी फॉरेन इंटेंगलमेंट ये साफ साफ कह देते हैं कि चाइना किसी भी अननेसेसरी फॉरेन जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें वो जा कर के उसका वो पार्ट नहीं बनेगा, जैसे कि वो कोरियन क्राइसिस का पार्ट बन गया था। एंड मेंटेनिंग अ बिनाइन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग अदर मेजर पावर्स फ्रॉम चैलेंजिंग चाइनाज राइज। तो यहाँ पे हमको चाइना का ये जो पूरा जो डेंग का जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के ऊपर इनका फोकस जो है हमें देखने को मिलता है कि चाइना का जो इंटरनल राइज है उसके ऊपर इनका पूरा फोकस है। डेंग वांटेड टू प्रिजर्व अ पीरियड ऑफ स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज चाइनाज रिलेटिव नेशनल पावर बिफोर स्टेपिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल स्टेज। तो इसके पहले कि चाइना किसी रीजनल कॉन्फ़िगरेशन या ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बने, चाइना के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि उसका नेशनल पावर जो है वो इंक्रीज हो। सो डेंग एडवाइज दैट थ्रोनी एक्सटर्नल चैलेंजेस बी शेल्फ फ्रॉम सब्सिक्वेंट जनरेशंस हु प्रिज्यूमली would enjoy greater relative national power, and he advocated a policy of hiding one's capabilities and biding one's time। ये जो है डेंग का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, हाइडिंग वंस कैपेबिलिटीज़ एंड बाइडिंग वन टाइम। तो अपनी जो कैपेबिलिटी है आप उसको छुपा करके रखिए और सही समय का इंतज़ार करिए, जब सही समय आएगा तो उस टाइम में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो है वर्ल्ड के सामने शो करिएगा। और ये जो डेंग की जो पॉलिसी थी ये एक तरीके से 30 ईयर्स तक चाइना के फॉरेन पॉलिसी का ये एक नॉर्थ स्टार बन गया, चाइना के लिए एक मेजर गाइडिंग फोर्स बन गया। तो अपने कैपेबिलिटीज़ को जो है छुपा करके रखना और सही समय का इंतज़ार करना जो है ये फोकल पॉइंट बन गया चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी का फॉर 30 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड चाइना वॉज लार्जली कॉन्शियस एंड पैसिव ऑन द वर्ल्ड स्टेज। चाइना के हमको कोई भी एक्टिव पॉलिसी वर्ल्ड स्टेज पे देखने को नहीं मिलती है। एक्टिव चाइना कब से वर्ल्ड के सामने हम दिखाई दिया, अराउंड 2009 ड्यू टू चाइना सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ इट्स ग्रोइंग नेशनल पावर, अ प्रोसेस दैट इज स्पर्ड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड द सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ द 2008 ओलंपिक गेम्स इन बीजिंग। तो 2009 में चाइना का एक अलग रूप विश्व के सामने देखने को मिला। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008 का, उससे चाइना किस तरह से उभर करके पूरे विश्व के सामने एक मेजर सुपर पावर के रूप में आया, वो कम्प्लीटली जो है चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर के जाता है। और उसके साथ ही साथ 2008 में उसने ओलंपिक गेम्स जो बीजिंग में हुआ उसको जिस तरह से होस्ट किया चाइना ने, तो उसने दिखा दिया है कि अब वर्ल्ड स्टेज पे चाइना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जो है आ चुका है। बीजिंग स्टार्टेड बिकमिंग मोर रिएक्टिवली असर्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। वहाँ से हमको जो है चाइना की जो पॉलिसी है वो असर्टिव पॉलिसी देखने को मिलती है। वो चाहे साउथ चाइना सी में जो है उसकी एक्टिविटीज़ हो, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का एक कंसेप्ट आया था जो कि इंडिया के इर्द गिर्द जिस तरह से उसने पोर्ट का एक उसका प्लान जो आया, जो कि आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में हम देखते हैं। तो
Chinese policy became much more assertive in nature. Whereas Beijing did not proactively challenge its neighbors over maritime territorial disputes, it did impose costs that exceeded its earlier responses when disputants took action that Beijing defined as challenging China's interest. ये जो assertive policy थी वो 2009 की अगर हम बात करें तो तब तक इस तरीके से बीजिंग सामने नहीं आया था कि वो कम्प्लीटली जो है जैसे आज बीजिंग हमको देखने को मिल रहा है, चाइना की जो पॉलिसी हमको देखने को मिल रही है वो 2009 में उस तरह से नहीं थी, बट धीरे धीरे वो उसका राइज हो रहा था। तो उसका जो रिस्पॉन्स था, अगर उसके आसपास के जो उसके जो नेबर्स हैं अगर वो उसको किसी चीज़ को लेकर चैलेंज कर रहे हैं तो बीजिंग उसको आंसर कर रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली जो है एक्सपेंशनिस्ट मूड में आ गया। उसके बाद जो है इस जो ड्रैगनिस्ट, एक्सपेंशनिस्ट, रिविजनिस्ट, ये सारे जो वर्ड्स हम जो यूज़ करते हैं वो स्पेशली शी जिनपिंग के पीरियड को लेकर के यूज़ किया जाता है। शी जिनपिंग के जो अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उनके प्रेसिडेंटशिप में चाइना की फॉरेन पॉलिसी को एक अलग डायरेक्शन जो है मिला है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट द चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी जो कि शी जिनपिंग के पावर में आने के पहले तक रही है। थैंक यू।